सम्मानजनक और प्यारे व्यूवर्स को नमस्कार। आप सबका स्वागत है झलक स्पिरिचुअल सोशल लीगल चैनल पर। आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी जिनमें कि मैं लीगल सिस्टम पर मैंने बात किया। तो आज एक और लीगल सिस्टम पे हम बात करते हैं कि क्या लीगल सिस्टम, क्या कोर्ट्स को प्राइवेटाइजेशन या डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, क्या अब ये समय आ चुका है? इस पर मित्रों मैं जरूर डालूंगी। प्रधानमंत्री जी की मन की बात पर मैंने इस बार डालना था, मैं रह गया मेरे से किसी वजह से। मैं जरूर डालूंगी कि प्राइवेटाइजेशन जो है कोर्ट्स का किया जाए। दोस्तों, हमारे देश में दो प्रकार के तंत्र हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट। जैसे आपके पास सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, सरकारी आप लोन फैसिलिटी है तो वहीं पर प्राइवेट कंपनियां भी लोन देती हैं। सरकारी जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो सरकारें बनाती हैं, स्टेट लेवल पे बनाती हैं, लेकिन फिर जो कि सोशल सोसाइटी के लिए, पब्लिक एट लार्ज के लिए होती हैं। वहीं पर हमारी कुछ एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एनजीओ का मतलब ही यही है, वह भी सोशल वर्क करती हैं और इस सोशल वर्क में वह सभी प्रकार के वर्क करती हैं, चाहे सामाजिक तौर पे है, घर परिवार के हैं, हेल्थ एस्पेक्ट्स पे हैं, बच्चों की एजुकेशन सिस्टम पे है, या कोई और समस्या है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन है, सोसाइटी में और कोई समस्या है, और तरह से पब्लिक एट लार्ज को मदद करने के लिए एनजीओज काम करती हैं। और इवन रेलवे में भी आपने देखा कि रेलवे में जो लोग रेलवे का भोजन नहीं खाना चाहते हैं तो वो ऑर्डर कर देते हैं जोमेटो पे कि भाई हमारा अगले स्टेशन पे, इस स्टेशन पे आप हमें हमारा खाना पहुंचा दें। तो देखिए दोस्तों, जब हम हर सर्विस में, हर सेक्टर में हम प्राइवेट सर्विसेज को ऑप्ट कर सकते हैं, तो लीगल सिस्टम में हम क्यों नहीं ऑप्ट कर सकते? ऐसा लीगल सिस्टम क्यों है? अगर हमारी कोर्ट्स भी प्राइवेटाइजेशन हो जाए तो यह भी एक पॉजिटिव स्टेप होगा हमारे देश की उन्नति के लिए। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो कोर्ट्स हैं वो ओवरबर्डन्ड हैं केसेस से, और दूसरा लीगल सिस्टम इस प्रकार का है, जैसे कि मैंने पिछली रिपोर्ट में आपको बताया कि एक गलत डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक गलत एविडेंस के ऊपर 3 कोर्ट्स के कंटिन्यूअस डिसीजन आ गए। कोर्ट्स का ध्यान गया ही नहीं कि यह जो डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट ही इलीगल है। बैंक का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट ही नल एंड वॉइड है, शून्य है, इलीगल है। इसको बार बार वकील साहब ने, लर्नेड काउंसिल ने लिखा है, पत्रावलियों में लिखा है, शून्य शब्द लिखा है। उसके बावजूद भी क्या वह जज साहब के संज्ञान में नहीं आया? तो ये आप सब लोगों के सामने विदित है और बिना कहे ही वह इशारा करता है कि कुछ तो मामला गड़बड़ है। जैसा कि आपने देखा होगा, अपने सनी देओल जी की एक बड़ी फेमस पिक्चर थी, तो उसमें उनका डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोस्तों, यही मेरे साथ हो रहा है। पिछले 7 वर्षों से तारीख पे तारीख ही पड़ रही है और मुझे कोई भी जो है 2010 से केस शुरू हुआ, 2010 से आज 2021 आ गया, 11 वर्ष हो चुके और मुझे कोर्ट की तरफ से कोई भी रिलीफ नहीं मिला। जो मेरा स्त्रीधन एक लॉकर में सेफ था, मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो थे रजिस्ट्री के, वो जो उसमें लॉकर में सेफ थे, वह लॉकर खोल दिया गया और वो सारा सामान उसमें से अपोजिट पार्टी ने, स्टेप मदर ने निकाल लिया। तो दोस्तों, ये केस है। तो अब आपको सोचना होगा, आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या फील करते हैं। अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि प्राइवेट कोर्ट्स भी हों, तो हम प्राइवेट कोर्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे साथ में मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो अभी मैं, अगर मेरे पास ऐसा प्रोविजन होता कि मैं प्राइवेट कोर्ट में जा सकती हूँ, तो मैं प्राइवेट कोर्ट में गई होती। मेरा इतना समय बर्बाद हुआ, जो कि सबसे कीमती चीज है,
और हमारे देश में जब समय की ही कीमत नहीं है, जिसको कि इंडिस्पेंसिबल कहते हैं, कि उसकी कोई कीमत ही नहीं है, जब उसी पर गौर नहीं फरमाया जा रहा है और हमारी दुर्भाग्यवश हमारी अदालतें ही इस डिग्रेडेशन का कारण बन रही हैं, तो ऐसे सिस्टम का क्या फायदा? तो हमारा देश क्या आगे जाएगा दोस्तों, जब सालों साल एक मेरे जैसा पढ़ा लिखा पीएचडी, और फिर बात आती है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को बचाओ। अब मेरे माता पिता ने तो पीएचडी कराया, मुझे बेटों के बराबर मुझे जो है पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम दिया, तो उस सिस्टम का मुझे क्या लाभ हुआ कि शादी होकर के मेरा यही काम रह गया कि मैं अपनी शादी को बचाती रह जाऊं, सौतेली माँ के जो है ताने और वो जो उसके टॉर्चर है वो सहती रह जाऊं। वो फाइल में सब कुछ पुटअप है। इवन एक जज साहब ने कह ही दिया कि अरे जब आपके इतना परेशान किया जा रहा था तो आपने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इतने सालों से, क्योंकि मेरी फाइल अब इतनी मोटी हो चुकी है रुड़की कोर्ट में, रामनगर कोर्ट में, उसमें इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने एविडेंसेस हैं, इतनी पत्रावलियां उसमें हैं। कोई रिसर्चर के लिए ये एक आइडियल केस होगा। अब जो लीगल रिसर्चर है, लॉ पे रिसर्च करने वाले हैं, मैं चाहूंगी कि वो इस इनका जो मेरी 2 अपील्स हैं और मेरी जो फाइल्स हैं उनका संज्ञान ले, स्टडी करें और देखें। तो मैंने कहा सर हम तो मियाँ बीवी कोशिश कर रहे थे कि हम शांति से ही निभाते चले जाएं और हम अपनी जिंदगी लीड कर रहे थे। दोनों मियाँ बीवी पीएचडी हैं, साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं, अपना घर परिवार पाल रहे थे, अपने बच्चे की पढ़ाई। अब बताइए मेरे बच्चे की एजुकेशन कितनी सफर हुई। और एक जज साहिबा ने कोर्ट में ये कहा कि तुम अपने जो है माँ को तंग कर रहे हो, जब उन्होंने मेरे हस्बैंड को डांटा और वो डांटती चली गई कि क्या है तुम पढ़े लिखे हो, नौकरी करते हो, कमाते हो अपना, और तुम जो है अपनी माँ को तंग कर रहे हो और ऐसा है वैसा है। जब वो काफी देर बोलती रही जज साहिबा, तो मैं पीछे बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ, तो मैं उठ करके खड़ी हो गई और मैंने उनसे कहा कि मैडम ये बताइए कि मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ अपने बच्चे के साथ, और ये कोर्ट किसने डाला है, केस किसने डाला है। इनसे पूछिए कि इन्होंने पिता की मृत्यु पर हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। और मैंने उनके डाला मेरी मदर इन लॉ के द्वारा डाले गए फिक्टिशियस जो इल इंटेंशन से डाले हुए केसेस थे, गाजियाबाद कोर्ट में डाला था, वह भी मैंने खुद जा करके उसको डिसमिस कराया मेरे हस्बैंड के खिलाफ। वो मैंने वहां पे उनके सामने पुटअप किया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें एक को छोड़ के दो झूठी रिपोर्ट जो है कंप्लेंट्स ठोक दी मेरी सास ने। वो जब मैं लेने गई आरटीआई के लिए, तो फिर वहां से उनको इनके प्रभाव में डिलीट कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इस महिला का कितना जो है राजनीतिक प्रभाव है। और दोस्तों ऐसा काम बिना राजनीतिक प्रभाव के और बिना ब्यूरोक्रेटिक प्रभाव के नहीं हो सकता। मतलब ये महिला जो कह देती है वो पुलिस मान लेती है, वो कोर्ट मान लेती है। मुझे बीएसएनएल के मैंने रिकॉर्ड्स निकलवाए, मेरे मोबाइल पर मुझे धमकाया। वो सारे रिकॉर्ड्स किस टाइम किए गए, किस रुड़की के किस टावर से किए गए, सारे रिकॉर्ड्स बनाए, आईटी एक्ट के अंदर मैंने डाला। डीआईजी उत्तराखंड ने, मिस चौधरी ने उस केस को फॉरवर्ड किया। एसएसपी डॉक्टर मुरुगेशन हरिद्वार में उस केस को देख रहे थे। हम गए, हमने जाकर के अपने बयान दिए पति पत्नी ने, और मेरी सास वहां नहीं आई, मेरी ननद वहां नहीं आई, और मेरी सास ने लिख करके दे दिया कि हाँ जी फोन तो दोनों हमारे ही हैं, लेकिन हमें नहीं पता ये व्हाट्सएप जो है मैसेज जो है किसने किए हैं, ये एसएमएस जो है किसने किए, हमें नहीं पता। और पुलिस ने मान भी लिया, कमाल की बात है, और वो केस बंद कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी डीप रूटेड ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं डालूंगी इस बार प्रधानमंत्री जी को, मैं ट्विटर में डालूंगी कि आने वाले समय में जो मन की बात है उसमें वह कोर्ट्स के सुधारों के लिए बात करें कृपया करके। मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनकी हर मन की बात को, सुनती हूँ। मैं इस बार डाल नहीं पाई, मैंने डालना था, अगली बार मैं डालूंगी। दोस्तों इस तरह से आपसे मैं सपोर्ट मांगती हूँ, और आपको मैं कह रही हूँ कि आप अपने विचार कमेंट्स करके लिखिए कि आप क्या फील करते हैं। क्या हमारे पास प्राइवेट कोर्ट्स के भी प्राइवेट सिस्टम होना चाहिए, ताकि हम प्राइवेट कोर्ट को भी अप्रोच कर सकें, ताकि हमारा जो है तन मन धन और समय हमारा जो है बच सके और हमें जस्टिस जल्दी मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने जान पहचान वालों को बोलिएगा। और अगर कोई भी
रिसर्चर हो या लीगल फर्म हो जो कि इस केस को लेना चाहे तो कृपया मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत।